इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे डी ब्लॉक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स किसे कहेंगे। बताओ तो डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल्स किसे कहते हैं? कौन कौन से एलिमेंट है जो ट्रांजिशन मेटल्स है? पीरियोडिसिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। डी ब्लॉक में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, या फिर ऐसे बताइए कौन से एलिमेंट है जो ट्रांजिशन नहीं है? नहीं वाला बताइए, है वाला तो बहुत सारे मिल जाएंगे। नहीं आते किसी को भी इसमें? Zn, Cd, Hg, ये आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। इनको ट्रांजिशन मेटल्स हम लोग नहीं कहते हैं, याद रखना। ऐसे तो जनरली हम लोग कहते हैं कि डी के सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन नहीं हो सकते, लेकिन सारे जो ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं वो जरूर डी ब्लॉक के हो सकते हैं। तो Zn, Cd, Hg, इसको याद रखना कि ये आपके पास क्या होते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। दूसरी बात, आपको बताना है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है किस ग्रुप में इनको रखा गया है, इनके ग्रुप कहां से कहां तक है। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कौन कौन से ग्रुप हैं। स्टार्टिंग कहां से होती है? 3 से कहां तक? 3 to 12। 3 to 12 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कौन सा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या बोलते हैं डी ब्लॉक के अंदर? तो n-1। डी पे आप क्या बोलेंगे? डी पे कभी कभी आप लोग देखते हैं 0 भी जा सकता है, तो 0 to 10 होता है, और सॉरी 0 नहीं, 1 to 10 ns पे 0 to 2 चला जाता है। आवाज नहीं आ रही बच्चे, क्या बोल रहे बोलिए। नहीं 0 भी होती है इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आप चेक करना आपको मिल जाएगा। कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें एस में पूरी तरीके से 0 है। जिस तरीके से आप अगर जाओगे इसमें प्लेडियम के जस्ट आपके पास नीचे कौन सा होता है? सिल्वर होगा, सिल्वर के जस्ट प्लेडियम। प्लेडियम के केस में आप जाओगे ना तो 5s में आपको 0 मिलेगा। तो कहीं कहीं है एक्सेप्शन, डी ब्लॉक्स आप पढ़ रहे हैं तो डी ब्लॉक में एक्सेप्शन केसेस बहुत जगह मिलती हैं, तो इसलिए एनएस पे 0 to 2 भी है, और डी पर आपके पास 1 to 10 आपको हमेशा मिलेंगे इसके अंदर। तो ये सब सिंपल चीजें हैं। अब देखो, अगर मान लो कि अगर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे तो 3D से स्टार्ट होता है। जब भी आप देखोगे कि थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है हमारे पास है डी ब्लॉक का भरना। 3D होता है, 4D होता है, 5D होता है, 6D होता है। स्टार्टिंग जो ब्लॉकिंग भरना होता है, जो ब्लॉक वाइज कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो स्टार्टिंग 3D से ही होता है, 2D 1D में नहीं आता है। तो अगर हम बात करेंगे 3D, तो 3D को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के भी नाम से जानते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 4D को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। फोर्थ ट्रांजिशन आपके पास सीरीज है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो कहां से कहां तक स्टार्ट है, एटॉमिक नंबर? स्कैंडियम और जिंक। हाँ, 21 to 30, यानी कि स्कैंडियम टू जिंक। ठीक है, वेरी गुड। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? 39 इटेरियम से कहां तक आपके पास जाएगा ये? तो 48 कैडमियम तक। ठीक है, अगर आपका 5D सीरीज है तो 5D सीरीज के अंदर बच्चे एक प्रॉब्लम है, बताओ तो इसमें कहां से कहां तक है इस सीरीज के बारे में? लेंथेनाइड से स्टार्ट होता है। एटॉमिक नंबर लेंथेनाइड्स का 57। बताओ तो 57 के बाद फिर अगला एलिमेंट कौन सा इसका होता है? अगर आप पहुंच चुके हैं 5D के अंदर तो याद रखना कि पहला इलेक्ट्रॉन तो आपके पास लेंथेनाइड्स का होता है, लेकिन बाकी के जो आपके पास एलिमेंट्स है वो चले जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं
वो आपके एफ ब्लॉक के अंदर चले जाते हैं। यानी कि 57 तो है, फिर 58 to 71 आपके पास चले जाते हैं एफ ब्लॉक के अंदर, फिर 72 से स्टार्ट होते हैं। 72 से कहां तक? तो ये पूरा 80 तक। ठीक है, याद रखना 57 उसके बाद 72 और फिर 80 होगा आपके पास। और अगर आप फोर्थ पीरियड के अगर अंदर आ गए, सॉरी फोर्थ नहीं, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के अंदर अगर आप आ गए, तो वहां पर एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है एक्टिनाइड्स, यानी 89 से स्टार्ट होता है। लेकिन 89 के जस्ट बाद 90 नहीं होता है, 90 से लेके 103 तक ए ब्लॉक के अंदर जाते हैं। फिर आगे 92 आपके पास 103 तक, सॉरी 90 नहीं, 104 से लेके फ्री कंटिन्यू आगे बढ़ता है। तो ये सीरीज इनकम्प्लीट है, बहुत सारे एलिमेंट्स इसके ऊपर चल रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा डिस्कस भी नहीं किया गया इसके ऊपर। तो कुल आपके पास इतने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ज्यादातर डी ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करें। तो देखो प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। अगर हम प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो पहला प्रॉपर्टी अगर हम पूछ रहे हैं आपसे, एटॉमिक रेडियस। सबसे स्टार्टिंग एटॉमिक रेडियस से ही करते हैं, और इस चीज के बारे में हम पहले भी पीरियोडिसिटी में आपको बता चुके हैं, एटॉमिक रेडियस के बारे में। बताओ तो अगर हम मान लो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में है, जो कि स्टार्टिंग होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। बताओ तो इसमें एटॉमिक साइज किस तरीके से वेरीज करता है, बता चुके हैं इसमें, बताओ। आप पीरियड में मूव करेंगे तो बताएं कि स्टार्टिंग आपके पास जो 5 एलिमेंट्स लगातार जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं। 3 यहाँ पर जो एलिमेंट नहीं सेम हो जाता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, फंस रही है। और कॉपर और जिंक के केस में चेक करोगे तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही होती है। ये एटॉमिक रेडियस का केस है, याद रखिएगा। स्टार्टिंग के एलिमेंट्स डिक्रीज करते हैं, क्यों डिक्रीज कर रहे होते हैं वो? इसलिए क्योंकि आप जेड इफेक्टिव हाई होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाओगे तो जेड इफेक्टिव और इनर के इलेक्ट्रॉन, जेड इफेक्टिव क्या कर रहा हो, अट्रैक्शन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ। उसके जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रिपल्सन स्टार्ट कर देते हैं। अट्रैक्शन रिपल्सन सेम हो जाता है, जिसकी वजह से साइज यहाँ पर ना बढ़ती है और ना घट जाती है, बिल्कुल मतलब अप्रोक्स सेम रहती है। और आप लास्ट में अगर बढ़ जाएंगे कॉपर और जिंक के केस में, तो यहाँ पर जिंक आते आते क्या हो गया, आपके पास डी के सारे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली भर चुके हुए हैं। तो वो रिपल्सन इतना ज्यादा हाई करेंगे कि जो आपके पास आउटर में जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा और डिस्टेंस पे चला जाएगा, जिसकी वजह से साइज ये बढ़ जाती है। तो जिंक की साइज जो होती है वो कॉपर से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसा कंडीशन है, ये पीरियड वाइज है। अगर हम ग्रुप के ऊपर बात करें अगर, तो ग्रुप में सबसे पहले स्कैंडियम आता है आपके पास है, इटेरियम आता है और फिर लैंथेनाइट्स आता है। उसके जस्ट बाद स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम हो गया आपके पास, यहाँ पर जर्कोनियम हो जाता है और यहाँ पे हाफनियम हो जाता है। अगर हम लोग मान लो कि अगर डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे, तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, साइज इंक्रीज करती है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, इंक्रीज करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे आप टाइटेनियम से जर्कोनियम पे जाओगे तो यहाँ पर साइज इंक्रीज कर रही होती है, ये सही बात है। लेकिन आप जर्कोनियम से जब हाफनियम में जाओगे तो यहाँ पे जो साइज होती है वो सिमिलर साइज होती है। अब सिमिलर साइज क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, लेंथनाइट के बाद आप जो अगले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ ब्लॉक के अंदर भरते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपने भर दिया, लेकिन एफ ब्लॉक का स्क्रीनिंग बहुत पुअर है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन क्या होता है, आउटर पे लगता है, साइज ज्यादा यहाँ पर बढ़ नहीं पाता है, इसलिए दोनों की साइज लगभग यहाँ पे सेम होती है। इसको ध्यान में रखना है इसके अंदर, ये कंडीशन एक बार पहले भी बता चुके हैं। अब देखो इसकी जस्ट बात, ये चीजें हम लोग पहले भी जानते थे। इसके बाद हम लोग को जानना है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। सेकेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है या घटता है, चेंज होता है, चेक करना है। जैसे मान लो आपके पास Cu है, Ag है, Au है।
आपको बताना है इसमें किसकी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। चलो बताओ तो तुम लोग, कौन सा होना चाहिए सबसे ज्यादा? मैम कॉपर भी। कॉपर। फिर बताओ नेक्स्ट। कॉपर की तो सबसे फर्स्ट में होगी, सबको ये बात मालूम है। लेकिन आप एजी और एयू को अगर कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर फिर से बताएं कि जेड इफेक्टिव जो केस होगा एयू के केस में, यहाँ पर इफ में आपने क्या किया कि पहले से इलेक्ट्रॉन भर दिया, स्क्रीनिंग कमजोर है, आउटर पे अट्रैक्शन लग रहा होगा, और आउटर पे अट्रैक्शन लगने की वजह से अब आउटर से इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेंगे जल्दी। तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं तो फिर आपकी वहां पर जो आई वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाई हो जाती है। इसलिए याद रखना सबसे पहले तो कॉपर आएगा, वो ठीक है, लेकिन कॉपर के बाद सीधे नंबर गोल्ड का है, उसके बाद एजी है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। सीयू, एयू, फिर आपके पास आता है एजी। और एक नोट्स लिख रहे हैं जो कि एक बार मेंस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ था। आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वो क्या होती है, वो हायर होती है, इज हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चन क्या था उसमें? उसमें क्वेश्चन था कि 3 एलिमेंट तो उसने एस ब्लॉक के दे दिए थे और एक एलिमेंट्स वो डी ब्लॉक का दे दिया था। तो अगर आपके पास डी ब्लॉक के ऑप्शन हो गए और एस ब्लॉक के ऑप्शन है तो डी ब्लॉक याद रखिएगा। ऐसे भी जनरली आयोनाइजेशन जो होगी वो क्या होगी, एस ब्लॉक के कंपैरिजन में काफी हाई होगी। अब नेक्स्ट चेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, डी ब्लॉक के अंदर हम लोग नाम सुने कि डी ब्लॉक के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो वेरीज करते हैं, वो बदलते रहते हैं, वो फिक्स नहीं होते किसी एक के, बहुत सारे होते हैं पॉसिबल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो पहले याद रखना डी ब्लॉक के क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं यहाँ पर, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये वेरिएबल्स क्यों होते हैं? तो क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि n-1d और ns2, आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें एस में भी इलेक्ट्रॉन्स आप पहले भरते हैं, डी में फिर बाद में भरते हैं। जब बॉन्डिंग के ऊपर बात होगी तो एन तो बाहर होगा सबसे आउटर मोस्ट में, क्योंकि n-1 तो इनर सेल हो गया, ये अंदर होगा, ये आउटर में होगा। तो बॉन्डिंग में जब पार्टिसिपेट करने की बात आएगी तो पहले तो एस के 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे ही करेंगे, उसके बाद डी के भी करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अलग अलग आने लगती है। तो आओ चेक करते हैं कुछ एलिमेंट्स को लेकर कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या क्या हो सकती है। जैसे मान लो आपके पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम के लिए एटॉमिक नंबर 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3d1 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। अगर मुझे मालूम करना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है, तो सबसे फर्स्ट क्या करेगा, ये आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पहले इसी को डोनेट कर सकता है ये, तो +2 शो कर सकता है। ये आउटर के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ही इनर के इलेक्ट्रॉन को भी शो कर सकता है, तो +3 भी बना सकता है। मतलब स्कैंडियम +2 भी बना सकता है और +3 भी बना सकता है, ध्यान रखना उसमें। स्कैंडियम के बाद अगर आपके पास टाइटेनियम आता है तो 3d2 बोलोगे, 4s2 बोलोगे। यहां पर क्या क्या होगा, +2 भी बनाएगा, डी से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो +3 भी बनाया जा सकता है, एक और निकाल दोगे तो +4 भी बन सकता है इसमें। टाइटेनियम के बाद फिर क्या आता है आपके पास है, वैनेडियम 23, 3d3, 4s2। यहाँ पर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से +2 ले सकते हैं। 3d3 के अगर अंदर होगा तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 निकालोगे तो 4 भी हो जाएगा, एक और निकालोगे तो 5 भी हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे क्रोमियम, तो क्रोमियम तो एक्सेप्शनल केसेस होता है, ये तो स्टेबिलिटी फैक्टर का केस है, ये 3d5 हो जाता है, 4s1 होता है। तो क्रोमियम देखो तो क्या क्या बना सकता है, क्रोमियम तो +1 भी बना सकता है, +2 भी बना सकता है, +3 भी बना सकता है, ऐसे करते करते ये +6 तक बना सकता है, चाहेगा तो सोडा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके +6 नेचर तक भी जा सकता है। मैंगनीज चेक कर लो, जिसका होता है आपके पास है 25, 3d5 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। 3d5 4s2 में निकाल के चेक करोगे अगर
तो आपके पास पहले तो ये +2 में भी जा सकता है, +3 भी जाएगा, +4 भी जाएगा, ऐसे करते करते सबसे लास्ट अगर सबको डोनेट कर दिया तो +7 तक भी बना सकता है ये। लेकिन अब जैसे जैसे फिर आगे बढ़िएगा, मैंगनीज के बाद फिर आपके पास आ जाएगा आयरन। आयरन के केस में आपके पास 26 हो जाएगा। आयरन आप +5 +7 में नहीं देखे होंगे। आयरन जनरली देखो किस फॉर्म में देखे होगे तुम लोग, 3d6 होता है, 4s2 होता है। एक तो जाएगा तो एस को पूरा डोनेट कर सकता है, और डी से एक इलेक्ट्रॉन कोई निकालेगा तो +3 बना सकता है। मतलब इसका +2 +3 ज्यादा स्टेबल होता है, +2 पर +3 पर ही ज्यादा जा सकता है। इस तरीके से कोबाल्ट का आप चेक करोगे, 3d7 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, तो +2 भी होगा, ठीक है, +3 भी होगा और +4 होगा। इसका ज्यादा स्टेबल मालूम है +3 पर होता है कोबाल्ट का आप चेक करिएगा तो। निकेल का चेक कीजिएगा तो +2 पर ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना वैसे वैसे डोनेटिंग नेचर बहुत कम होने लगता है, साइज बढ़ने लगेगा। फिर अब जैसे जैसे आप जिंक के पास पहुंच जाओगे, कॉपर के केस भी याद रखना, क्योंकि 3d10 होता है, 4s1 आता है, वो 1 भी बनाता है, वो 2 भी बनाता है, 1 2 से ऊपर नहीं जाता ये। लेकिन अब जैसे जिंक के पास जाएंगे तो 3d10 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा, जिसमें से ये सिर्फ 2 को ही ज्यादा डोनेट कर पाएगा। डी में टोटल 10 बच चुके हैं, तो आगे बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करता, +2। तो देखो इसके अंदर क्वेश्चंस क्या आते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आपके पास जितने आपको मेटल्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो कर सकता है? सबसे मैंगनीज। मैंगनीज, ये +7 तक जा सकता है। तो सबसे हाईएस्ट वाला को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब चेक करते हैं हम लोग ट्रांजिशन, तुम लोग पढ़ चुके ट्रांजिशन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स को अगर हम लोग चेक करें इसमें, तो सबसे पहले याद रखना एक बात इसमें, मेल्टिंग पॉइंट्स में, मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होती है वो हाई होती है। हाई क्यों होती है? हाई इसलिए होती है क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम ज्यादातर ये बॉन्डिंग बना रहा होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ज्यादा बॉन्डिंग बना पाता है। ज्यादा बॉन्डिंग बनाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मेल्ट करने के लिए सारे बॉन्ड को ब्रेक करना, तब जाके वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो इसलिए ज्यादा बॉन्डिंग बनाने की वजह, ज्यादा बॉन्डिंग क्यों बनाता है, रीजन है वो NH2 के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करवाता है, वो N-1 डी के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करवाता है, इसकी वजह से ये ज्यादा बॉन्डिंग बना पाता है। ज्यादा बॉन्डिंग बनाएगा तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स इसकी होगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे कि किसकी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स होगी, तो वो डिपेंड करेगा कि सबसे ज्यादा बॉन्डिंग कौन बना पा रहा है। तो सबसे ज्यादा बॉन्डिंग वही बना पाएगा जो अपना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर कर पाएगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर कौन कर पाएगा, जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो अपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर कर पाएगा। जैसे मान लो आपके पास स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, मान लीजिए टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, मान लो अभी इतना ही फिलहाल रख रहे हैं। अगर मुझे चेक करना है कि इसमें से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ही अगर मिल गया, तो मुझे मालूम करना है मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, तो किसकी होगी? बताओ तो सबसे ज्यादा इसमें अनपेयर्ड किसके पास होगा? मैंगनीज के पास। मैंगनीज के पास। एक बार और चेक कीजिए, अनपेयर्ड बॉन्डिंग बनाने के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, एक दूसरा लगेगा, तो हाईली अनपेयर्ड आप निकालिएगा ना। तो देखिए बता रहे स्कैंडियम में चेक करोगे तो 3d1 होगा, 4s2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बॉन्डिंग यहाँ से बना सकता है, ये 3d2 हो जाएगा आपके पास, 4s2 हो जाएगा। तो आगे बढ़ोगे 3d3 4s2 हो जाएगा। लेकिन जैसे आप क्रोमियम के पास आएंगे 3d5 4s1। माइनस पे देख लीजिए यहाँ पर 3d5 4s2। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग बनाना क्या इसको है, इसको तो पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 5 अनपेयर्ड है, 5 की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराएगा। लेकिन यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पर अगर हम अनपेयर्ड मालूम करना चाहेंगे तो आपके पास क्रोमियम के पास 5 अनपेयर्ड डी में दिख रहे हैं और एस में भी एक अनपेयर्ड है, तो जिसकी वजह से आपके पास ज्यादातर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, क्योंकि इसका जो बॉन्डिंग बनाएगा खुद के इलेक्ट्रॉन का लगाएगा। यहाँ पर सबके पास एक एक अनपेयर्ड होगा। यहाँ पर क्या है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके पास पहले से ही 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो जिसको भी डोनेट करेगा तो ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू करेगा।
तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास है। जिसके पास जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल बॉन्डिंग बनाएगा और उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। तो अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के ऊपर बात करें तो सिर्फ क्रोमियम का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। लेकिन अगर हम पूरा डी ब्लॉक के अंदर बात करें, डी ब्लॉक छोड़िए, हम पूरा मेटल्स के ऊपर अगर बात करें, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑल मेटल्स कौन सा होगा बताइए? मेटल्स में सबसे ज्यादा शो करने वाला मेल्टिंग, हाँ, अब टंगस्टन को चेक करोगे इसी के नीचे आता है सबसे लास्ट में W। टंगस्टन को याद रखना, टंगस्टन जो आपके पास होता है वो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स रखता है पूरे मेटल्स के अंदर। मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट की सबसे ज्यादा होती है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे मेल्टिंग पॉइंट्स के बाद। अब चेक करना हमें कि मैग्नेटिक कैरेक्टर, अगर हमें चेक करना होगा मैग्नेटिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, देखिए मैग्नेटिक कैरेक्टर पहले चेक करोगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर 3 तरीके की होती है। एक आपके पास होती है पैरामैग्नेटिक, सेकेंड आपके पास होती है डायमैग्नेटिक, थर्ड होती है फेरोमैग्नेटिक। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे ज्यादातर पैरामैग्नेटिक डाई ही ज्यादातर, क्योंकि फेरो तो एक आपके पास होता है एक्सटर्नल, हटा भी दोगे तभी मैग्नेटिक जैसा बिहेवियर शो करता है। पैरा और डाई मैक्सिमम चीजें इसी के ऊपर बात होती है, बाकी सब तो इसी के ऊपर चल रही होती है। तो देखो हम लोग को अगर मैग्नेटिक नेचर अगर मालूम करना है डी ब्लॉक के अंदर तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपके पास है। आप क्या करो, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से इंडिकेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है N+2, यूनिट लिखते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। जिसकी ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू होगी वो हाईली पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर सबसे हाईएस्ट होगी। तो अगर ये चीज को निकालना है, N यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर मान लो कि मुझे फिर से वही कंडीशन चेक करना होगा, आपके पास है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो आप बताइए कि आपके पास अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गया तो उसमें सबसे हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करेगा? मैम क्रोमियम। वेरी गुड, क्रोमियम। क्रोमियम याद रखिएगा कि हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक नेचर होगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग चेक कीजिएगा कि किसमें पैरामैग्नेटिक नेचर है। अगर मान लो मेरे पास Cu+ मिल गया, Cu2+ मिल गया, Zn2+ मिल गया, देखो तो इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर किसके अंदर है? मैम Cu+। ये पैरामैग्नेटिक नेचर है। फिर से चेक कीजिए एक बार और। मैम Cu2+। Cu2+ यहाँ पर होगा। Cu2+ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर 29 करोगे तो 1 होगा, इसमें n निकाल दोगे तो D-मेटेन अभी भी होगा, यहाँ पर भी D-मेटेन है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर अनपेयर्ड होगा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। तो पैरामैग्नेटिक नेचर केवल आपको देखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जहां मिल जाएगा वो पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं पैरामैग्नेटिक को चेक करने के लिए। देखो अब कलर कंपाउंड, हम लोग को पता है कि डी ब्लॉक के मैक्सिमम जो आपके पास मेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। ये कलर क्यों होते हैं? एक मिनट, एक मिनट बच देखिए कलर, कलर कंपाउंड फॉर्मेशन, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो कलर कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंपाउंड आर कलर, कहते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या होता है? देखिए डी में आपके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और अगर इसको बॉन्डिंग बनाना होगा, बॉन्डिंग के अगर कोई इसको अप्रोच करता है तो ये क्या होता है, ये स्प्लिट कर जाती है, इसकी ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर जाती है। कुछ क्या होती है कि इसकी एनर्जी जो होती है इससे कम हो जाती है और किसी की एनर्जी क्या होती है इससे ज्यादा हो जाती है।
आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसी को डिटेल्स में, अभी तो हमें हमको काम भर जरूरत है, उतना ही हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होती है कि कभी भी बॉन्डिंग के फॉर्मेशंस में आपके पास जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होती है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती हैं। एक की एनर्जी क्या होती है कि आपके पास जो यहाँ पे ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी से कम हो जाती है, इसको हम लोग ईजी बोलते हैं, और जिसकी एनर्जी आपके पास ज्यादा है उसको T2G बोलते हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले एंट्री करता है जहां पर उसको एनर्जी कम लगाना पड़े, तो पहले इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर एंट्री करेगा तब जाके यहाँ भरेगा। तो जैसे मान लो कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, सपोज इसको हम बोलते हैं एक मिनट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है जिसकी एनर्जी सब सेम है, और यहाँ पर एनर्जी सबकी सेम नहीं है, तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं है, अलग अलग एनर्जी पे है। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लो कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन इजी में प्रेजेंट है, इजी में प्रेजेंट है मतलब कि डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है जिसकी एनर्जी कम है। हाँ बोलिए मैम, नीचे वाला T2G होगा ना शायद। अच्छा सॉरी, हाँ T2G होता है, नीचे वाला T2G होता है, इसकी एनर्जी कम होती है। अगर मान लो कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स अगर T2G में प्रेजेंट है मतलब जिसकी एनर्जी कम है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, अगर उसको कहीं से भी थोड़ी बहुत रेडिएशन मिल जाएगी या फिर कहीं से उसको एनर्जी मिल जाएगी, वो सनलाइट से भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, कहीं से भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। एनर्जी को जैसे वो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होता है, एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होगा मतलब उसकी एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, अपने लोअर अपने बोल सकते हैं कि लोअर स्टेट से थोड़ा हायर स्टेट में जाने की कोशिश करता है, तो उसको एक्साइटेशन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होती है, ये चीजें ये यहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन कोई भी एनर्जी अब्सॉर्ब करके ऊपर गया है, ठीक है, वो कभी ना कभी वापस भी आएगा, क्योंकि वो एनर्जी फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो लूज होती है, रेडिएट होती रहती है, और जिस तरीके से फिर वो वापस जब डी एक्साइटेशन इसका होगा तो फिर वो वापस नीचे आएगा। जैसे वो नीचे आएगा तो नीचे आते वक्त करने में क्या होता है कि जो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाता है वो कुछ ना कुछ क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट कर रहा होता है वहां से आते वक्त। तो जो भी वो एनर्जी को रेडिएट करेगा उसको हमको चेक करना पड़ेगा, वो जो एनर्जी आपके पास होगा हम लोग चेक करते हैं कि वो किस वेवलेंथ के रेंज में है। अगर आपके पास विजिबल वेवलेंथ के रीजन में होगा, जिसमें हम लोग कहते हैं कि 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में अगर आप वो वेवलेंथ अगर वो रेडिएट करेगा तब जाके हम उसके कलर को देख पाएंगे, या फिर इससे अगर कम होगा या इससे ज्यादा होगा तो हम लोग उसके कलर को नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो ऊपर जा रहा होता है फिर वो वापस इधर से आता है, इसको बोलते हैं कि ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि अपने लोअर से हायर में जा रहा है, हायर से फिर लोअर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन की वजह से ही क्या होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत गैपिंग होती है, ट्रांजिशन की वजह से ही आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कलरफुल दिखाई पड़ रहे होते हैं, और इनकी फिक्स भी होती है कि कलरफुल वो कौन से कलर लेके जाएंगे, कौन से कलर वापस रेडिएट करेंगे। जैसे रुको इसमें बता दे रहे हैं, जैसे मान लो कि अगर आपके पास इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। अगर मान लीजिए आपके पास इसको पहले हम साइकिल को फॉर्म करते हैं। अगर मान लो कि अगर आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ ग्रीन लाइट के रेडिएशन के बराबर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, तो वो जो वापस जब डी एक्साइट करेगा तो वहां से जो कलर शो करेगा वो कलर आपके पास रेड होता है। अगर वो रेड को जाएगा तो फिर वो ग्रीन कलर शो करेगा, ग्रीन को एब्जॉर्ब करके गया तो रेड कलर में वो दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से आपके पास क्या होता है, ब्लू कलर के होते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ब्लू कलर के रेडिएशन के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके जाएगा तो वापस वो आएगा तो वो ऑरेंज कलर के वेवलेंथ को शो करेगा। इस तरीके से आपके पास येलो कलर, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर येलो कलर के रेडिएशन के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो वापस वो आते वक्त वायलेट कलर ये इमिट करेगा। इसके बीच में और भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, और भी लाइट और भी कलर्स होती है। अगर मान लो इसके बीच में अगर कोई रेडिएशन के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो वापस आते वक्त भी क्या करेगा, तो इसके पीछे में तो इसके बीच में कोई इसको कलरफुल दिखाई पड़ेगा वो चीजें। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल कहते हैं। इसको बहुत एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया और ऐसी चीजें क्या होती है, फिक्स होती है। ग्रीन वाले को जनरली देखा गया कि हल्का वो रेड कलर के आसपास होता है, रेड और ऑरेंज के बीच में होता है। तो कलर जो होता है याद रखना डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ट्रांजिशन करने के लिए याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तब ट्रांजिशन पॉसिबल है, और यहाँ पर स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन भर गया पूरी तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर भी मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, अगर इस तरह का कहीं भी केस दिखाई पड़ जाए जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन ही फुलफिल है तो यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं हो सकता। अब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करके जाएगा कहाँ, यहाँ पे तो कोई ऑर्बिटल्स में जगह ही नहीं है। तो अगर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो वहां पर कंपाउंड कलरफुल नहीं दिखाई पड़ेंगे आपको। जैसे आप लोग देखोगे जिंक के केस में, जिंक के केस में आप देखिएगा तो मैक्सिमम केस में आपको जो दिखता है वो
किस तरह का, व्हाइट उसका दिखाई पड़ता है, उसका कोई भी कंपाउंड कलर नहीं होते हैं। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां पे डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा होता है। तो जहां पर डी ट्रांजिशन नहीं होते हैं वो कंपाउंड्स के कलर नहीं होते हैं। दूसरी बात, एक चीज और देखो दिखा रहे, मैग्नेट आयन के आप लोग सुने होंगे, MnO4 जिसके ऊपर होता है आपके पास एक माइनस, क्रोमेट आयन का, सॉरी डाइक्रोमेट, Cr2O7। हम लोग कहते हैं कि जो मैग्नेट आयन का होता है वो पर्पल कलर होता है, और इसका चेक करोगे इसका ऑरेंज कलर होता है डाइक्रोमेट का। तो ये पर्पल कलर का है, ऑरेंज कलर का है। चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ है, डी ट्रांजिशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले निकालो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn को मान लोगे x, ऑक्सीजन का चार्ज होगा 2 × 4 इज इक्वल टू, आप बोलोगे -1। x की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, +7। मैग्नीज का आप निकालिएगा तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 4s2 3d5 हो जाएगा। +7 है मतलब आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं। तो इसका मतलब है कि आपका s ऑर्बिटल्स भी खाली हो गया, d में जो 5 था वो भी खाली हो गया, मतलब d में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यहाँ पर चेक करते हैं, 2x - 2 × 7 इज इक्वल टू -2। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ -2 है, इसको उधर भेजोगे अगर तो +12 आ जाएगा। x की वैल्यू होगी आपके पास 6। क्रोमियम को चेक कर लो एक बार। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है आपके पास 24, 4s1 होगा, 3d5 होगा। आपको 6 निकालना, तो 6 निकालते वक्त पूरा खाली हो गया ये। यानी कि ना क्रोमियम में डी में कोई इलेक्ट्रॉन्स है, ना मैग्नीज के केस में डी में कोई इलेक्ट्रॉन्स है। जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, ट्रांजिशन तो होगा ही भी नहीं। अगर ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा है तो ये कंपाउंड्स कैसे कलर हो सकते हैं, इसके कंपाउंड तो कलर फिर होने ही नहीं चाहिए। तो देखिए कंपाउंड तो कलर है, वो दिख रहा है, वो है, लेकिन ये डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं है। कि किसकी वजह से, देखिए वो बता रहे, क्वेश्चन एक बार पूछा भी है, ये जो आपके पास कंपाउंड्स है वो कलर किसकी वजह से है। तो देखो इसको समझो, यहाँ पे आपके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से होते हैं। स्पेक्ट्रा, ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा अगर कहोगे है क्या, तो मैग्नेट जो आपके पास आयंस होते हैं, इसका अगर बनाओगे MnO4 होता है आपके पास इस तरीके से। तो ये जो आपके पास जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीज के केस में मैग्नीज के ऑर्बिटल्स में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी एनर्जी कुछ और रही होगी, यहाँ पर जाने के बाद उसकी एनर्जी कुछ और होगी, एनर्जी में उसकी चेंजिंग होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कंपाउंड का कलर दिखाई पड़ता है। तो इसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये चार्ज ट्रांसफर हुआ। चार्ज का मतलब ऑक्सीजन के चार्ज के ट्रांसफर की वजह से, चार्ज के इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कलर फॉर्म हो रहा है, ना कि डी ट्रांजिशन की वजह से। तो यहाँ पर दो चीजें को ध्यान रखना पड़ेगा, एक जो मैग्नेट आयन दिखा है आपको, एक डाइक्रोमेट आयन, इसके अंदर भी कलर कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ये जो कलर कंपाउंड्स है वो चार्ज की वजह से नहीं है, सॉरी चार्ज की वजह कर रहे हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, कलर कंपाउंड्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का देखिए मतलब बता रहे हैं, आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डी ब्लॉक के एलिमेंट से क्यों बनाते हैं, इसमें क्या क्या इसकी रीजन होगी मेन। तो सबसे फर्स्ट वाला बोलते हैं कि स्मॉल इन साइज, एक तो ये साइज में छोटे होते हैं, सेकेंड चीज इनके पास जेड इफेक्टिव हाई होती है, साइज में छोटे हैं जेड इफेक्टिव ज्यादा। थर्ड इंपॉर्टेंट, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है। आप देखोगे इस तरह के कंपाउंड्स K4 होते हैं, FeCN के होल 6, इस तरह के कंपाउंड, इसमें ये लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स अपना क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, किसको डोनेट करते हैं, मेटल एटम को। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करना चाहते हैं तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए, अगर होगा तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन पेयर को उसको अपने ऑर्बिटल्स में रख सकेगा। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि डी आपके पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसके पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसके लोन पेयर को आसानी से होल्ड कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बना सकते हैं। तो याद रखना इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैक्सिमम केस में वही लोग बनाते हैं। रीजन है क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, साइज भी छोटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है। अगर कैटलिस्ट के ऊपर बात करें
तो आप देखेंगे कि कैटलिस्ट के अंदर भी डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि आप लोग देखो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में प्लैटिनम लेके चलते हैं, प्लेडियम लेके चलते हैं, निकल कैटलिस्ट लेके चलते हैं। मैक्सिमम केस में तो ज्यादातर हम लोग कैटलिस्ट यही सब देखते हैं। आयरन में देखोगे हाइबर प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं। तो ज्यादातर आपके जो कैटलिस्ट होते हैं वो कौन सा होते हैं, वो आपके पास डी ब्लॉक के होते हैं। तो डी ब्लॉक के कैटलिस्ट हम लोग ज्यादातर यूज क्यों कर पाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक खासियत ये होती है कि ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को अलग अलग रखते हैं। हमको जितना जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। अगर हमें +2 वाले की जरूरत होगी तो हम +2 के हिसाब से लेंगे, +3 का जरूरत होगा तो +3 के हिसाब से रख लेंगे। तो कैटलिस्ट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सबसे ज्यादा शो करने के पीछे रीजन यही होती है, एक तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सबसे पहली रीजन। और दूसरी बात, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम कर सकते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में। वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैटलिस्ट में यूज कर लेते हैं। फिर देखो नेक्स्ट बोलते हैं इंटरस्टियल कंपाउंड। इंटरस्टियल कंपाउंड्स का देखो मतलब क्या है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपको दिखाई पड़ेगा वो NaCl के फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो FeO के फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो पॉइंट के फॉर्म में आपको दिखेंगे, इस तरीके से दिखाई पड़ जाएंगे। तो इस सॉरी मिस्टेक बोल दी, इंटरस्टियल नहीं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं, तो देखो इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि डी ब्लॉक के अंदर वेरिएबल वैलेंसी होती है। आपको पता होना चाहिए अगर इस तरह के कोई कंपाउंड अगर शो कर रहा है पॉइंट में से कोई कंपाउंड्स कोई देखा नहीं है, लेकिन अगर कोई पॉइंट में अगर कोई कंपाउंड शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड के अंदर क्या है, Fe2+ भी प्रेजेंट है और Fe3+ भी प्रेजेंट है। एक ही तरह के एलिमेंट्स के अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के एलिमेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से ये कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके पास, पॉइंट में चले जाते हैं, फ्रैक्शन में चले जाते हैं, जो कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपके पास डी ब्लॉक की जितनी प्रॉपर्टीज थी मैक्सिमम हम लोग बता चुके हैं। एलॉय फॉर्मेशंस भी ये कर रहे होते हैं। ये ज्यादातर देखोगे, ज्यादातर जो एलॉयज होता है, जैसे कि ब्रास देखोगे, कॉपर जिंक इन्हीं का बना रहता है, ब्रोंज देखोगे कॉपर और टिन इन्हीं का बना रहता है, स्टील देखोगे जिसमें आयरन्स भी रहते हैं, कॉपर्स भी रहते हैं, निकल्स भी रहते हैं। तो मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही एलॉय फॉर्मेशन भी करते हैं, एलॉयज फॉर्मेशन भी और नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स भी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट 2 कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत फेमस है, जिसका आप लोग नाम सुने होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। ये दोनों फेमस हैं। कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के सबसे इंपॉर्टेंट 2 महंगे कंपाउंड्स हैं, जिसमें फर्स्ट आपके पास आते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और सेकंड आपको मिलेगा पोटेशियम परमैंगनेट। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे डी ब्लॉक से, अगर कोई रिएक्शन से क्वेश्चन अगर रहेगा तो इन्हीं लोग के रिएक्शन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली रिएक्शन में करके घुमा के पूछ देगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम जो आपके पास पर मैग्नेट होते हैं, ठीक है, इसको कैसे प्रिपरेशन करते हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट को, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, क्रोमाइट ओर लेते हैं। क्रोमाइट ओर क्या होता है, देखो क्रोमाइट ओर का आपके पास हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है FeCr2O4। ये आपके पास क्रोमाइट ओर्स होते हैं। क्रोमाइट ओर को हम लोग क्या करते हैं, फ्यूजन मिक्सर यूज करते हैं। फ्यूजन मिक्सर में लेके इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। आपके पास वो मिक्सचर क्या होता है, क्रोमाइट ओर को आप जैसे हीट करोगे सोडियम कार्बोनेट और प्लस एयर के साथ, तो सबसे पहले बनता है आपके पास एक येलो कलर का सॉलिड कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्रोमेट। Na2CrO4 बनता है, ये येलो कलर का होता है, फेमस कंपाउंड है। और इसको वापस जैसे हम लोग क्या करते हैं, एसिड से रिएक्शन कराएं, HCl या H2SO4 ले लो जो भी, तो एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम डाइक्रोमेट के अंदर, Na2Cr2O7 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही सोडियम डाइक्रोमेट बनता है, सोडियम डाइक्रोमेट के अंदर आप क्या कर दो, KCl यूज कर लो, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना, इसमें एक आपके पास ऐसे कंपाउंड पूछ सकते हैं, आपके पास एक क्रोमाइट ओर्स होता है, क्रोमाइट ओर्स को फ्यूजन मिक्सचर के साथ हीट किए तो एक येलो कलर का सब्सटेंस जनरेट हुआ, उसका नेमिंग क्या है, और फिर उसको अगर रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, मतलब ये क्वेश्चन वर्ड में ही करके पूछ लिया जाता है।
तो इस तरह के भी क्वेश्चन है आपके पास। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑब्टेन करने का एक रास्ता है। फिर देखो इसमें भी एक चीज और बता दें यहाँ पर, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये सोडियम डाइक्रोमेट है। तो हम लोग ज्यादातर जो टाइट्रेशन में जो यूज करते हैं ना, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट को ज्यादातर यूज करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट को यूज नहीं कर पाते हैं। कहोगे दोनों का नेचर सेम ही दिख रहा है, दोनों में पोटेशियम दिख रहा है, सोडियम एक ही ग्रुप का है, तो फिर इसको यूज कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं कर सकते टाइट्रेशन में यूज? तो टाइट्रेशन में मतलब एक एसिड बेस के साथ अगर कोई रिएक्शन कराना है तो सोडियम क्रोमेट का, देखो सोडियम डाइक्रोमेट का यूज नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते ना क्योंकि ये देखिए, ये जो आपके पास सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या होता है? ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारा सारा टाइट्रेशन गड़बड़ा जाएगा। फिर हम जितना रिएक्शन में लेके चले वाटर मॉलिक्यूल, कुछ वाटर मॉलिक्यूल यही एब्जॉर्ब कर लेगा, तो थोड़ा सा हम लोग को ये रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएगा, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल सही तरीके से नहीं निकल पाएंगी। इसलिए हम इसका यूज याद रखना कि टाइट्रेशन में नहीं किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद और भी पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में नॉलेज है। देखिए अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर आप हिट करेंगे, इसका हीट पर्पस भी इंपॉर्टेंट है, K2Cr2O7। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर आपने हिट किया तो हिट करने पर देखो क्या फॉर्म होता है। हिट जैसे करोगे तो पहले तो ये पोटेशियम क्रोमेट बनेगा K2Cr4, और उसके बाद Cr2O3, एक ग्रीन कलर का गैस फॉर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट यहां पर एक है। जैसे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो पोटेशियम क्रोमेट तो बन ही रहा होगा, पोटेशियम क्रोमेट के साथ वहां एक गैस निकल रही थी जो कि ग्रीन कलर की होती है, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर एक ग्रीन कलर की गैस ऑब्टेन होती है, उसका नाम क्या है? ये आपको देखो क्रोमियम ऑक्साइड होती है, Cr2O3। तो ज्यादातर जो कलर वाले जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपको बताया कि वहां एक येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस जनरेट हुआ, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ये आपसे पूछी जा सकती है कौन से आपके पास जो गैसेस है वो ग्रीन कलर की होती है। अब देखो इसके जस्ट बाद ऑक्सीडाइजिंग नेचर में भी इसका यूज करते हैं, एज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। एज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। देखो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर में कैसे यूज करते हैं हम लोग, अगर ऑक्सीडाइजिंग चेक करें तो हम लोग बोलते हैं कि एसिडिक मीडियम में इसका हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर में, यानी कि इन एसिडिक मीडियम K2Cr2 एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिक मीडियम में ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम करता है। मतलब Cr2 अगर O7 अगर आपके पास है, ठीक है, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन अगर आपके पास है, और अगर आपने एसिडिक मीडियम यूज किया है तो एसिडिक मीडियम में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब ये जो Cr2O7 है खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। अगर आप इसको ऑक्सीडाइजिंग नेचर के पर्पज से यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में यूज कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना कि जो Cr2O7 है एसिडिक मीडियम में, ये हमेशा Cr+3 के अंदर खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम बोलेंगे कि ये आपके पास Cr3 के प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है? हम पूछेंगे इसमें n फैक्टर कितना है, तो इसका n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे चेक कर लो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पर निकालोगे +6 आएगा। देखो +6 से +3 कितना हो गया? 3। लेकिन वो तो एक क्रोमियम के लिए, आपके पास 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम के लिए निकालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6। यानी कि याद रखना एसिडिक मीडियम के अंदर ये जो चेंज होता है Cr+3 के अंदर, उसमें n फैक्टर जो उसका आता है वो 6 आता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर शो करता है तो ये क्या करेगा? ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा। इटसेल्फ तो रिड्यूस हो गया क्योंकि 6 से 3 में गया, रिड्यूस ही हो गया, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करा देगा। Fe+2 को क्या करेगा? Fe+3 के अंदर ऑक्सीडाइज करवा देगा। सेकंड हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ Fe+2 को ही नहीं, अगर आप इसको रिएक्शन को अगर लिखना चाहते हैं कि कैसे ये चीज हुई, तो देखो तुमको क्या करना पड़ेगा, Fe+2 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या डालेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट का आप सोल्यूशन डालेंगे और यहाँ पर एसिडिक मीडियम डालेंगे। कहोगे कंपाउंड्स क्या क्या बना है हम लोग? Fe3+ तो इसके लिए बना, ये खुद किस में कन्वर्ट होगा? ये खुद आपके पास कन्वर्ट होगा +3 के अंदर, और आपके पास लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस करने के लिए कन्वर्ट होगा। तो इस तरह के रिएक्शन बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो इस तरह का रिएक्शन सिंपल होता है। अगर आप एसिडिक मीडियम यूज किए हो तो तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि Cr2 से में डायरेक्ट Cr3 में कन्वर्ट करो, बाकी को ऑक्सीडाइज करा दो। Fe+2 को Fe+3 के अंदर करवा सकते हैं। फिर अगर आपके पास और भी केसेस है, H2S को H में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपके पास
टीन भी अगर देखोगे तो SN2 प्लस SN4 प्लस के अंदर भी कन्वर्ट करा सकते हैं। मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर में जो भी होगा ये सब सारा प्रॉपर्टी शो करेगा। अब इसके अंदर एक रिएक्शन इसका और इम्पोर्टेंट है, वो भी बता रहे हैं। एक होता है क्रोमाइल टेस्ट। क्रोमाइल टेस्ट इसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचर होता है, देखो क्यों। ये पहले क्रोमाइल टेस्ट यूज क्यों करते हैं, इसको कहते हैं क्रोमाइल क्लोरीन टेस्ट। क्रोमाइल, ये आपका जो क्रोमाइल क्लोरीन जो टेस्ट होता है, सबसे पहले याद रखना है कि दिस टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन Cl-। आपके पास एक सॉल्यूशन में Cl- प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका यूज करते हैं, क्रोमाइल टेस्ट का यूज करते हैं। इससे होता क्या है, देखिए बता रहे हैं। आपके पास एक सॉल्यूशन है, मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर Cl- प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ? एसिडिक मीडियम लेंगे H2SO4 के साथ। फिर क्या ले लेंगे? क्रोमेट आयंस ले लेंगे, डाइक्रोमेट्स आयन। और जैसे ही इसका आप रिएक्शन करा दोगे तो रिएक्शन के दौरान क्या बनता है? क्रोमाइल क्लोराइड बनता है, CrO2 Cl2 बनता है। और ये CrO2 जो Cl2 बनता है इसको क्रोमाइल क्लोराइड्स बोलते हैं। इसका क्या होता है? कलर होता है। किस तरह का होता है? ये ब्राउन रेड वेपर्स होता है, ब्राउन रेड वेपर्स। तो अगर मान लो कि अगर आपके पास गिवन सॉल्यूशन के अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है कि नहीं, वो हमें चेक करना अगर होगा, तो हम लोग उसके अंदर एसिड मिला देंगे, डाइक्रोमेट्स आयन मिला देंगे। अगर मिलाने के बाद अगर आपके पास ब्राउन रेड वेपर अगर जनरेट हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो ये क्रोमाइल टेस्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, इसको ध्यान रखना। इसी की वजह से इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि कंफर्म भी करना होता है, अगर आप क्रोमाइल क्लोराइड को यानी CrO2 Cl2 को, क्रोमाइल क्लोराइड को अगर आपने कभी बेस से रिएक्शन करा दिया तो ये बना लेता है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, जो कि सबसे पहले बना था, जो कि येलो कलर का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके पास है। अगर आपने क्रोमाइल क्लोराइड को अगर NaOH बेस से एक रिएक्शन करा दोगे तो येलो कलर का सब्सटेंस भी जनरेट होगा, एक येलो कलर का सॉल्यूशन जनरेट होगा। और एक चीज और बता दें कि जो क्रोमाइल क्लोराइड का जो टेस्ट है वो लेड, Ag यानी सिल्वर, टीन और Hg ये सब टेस्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो सब कोवैलेंट नेचर के होते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट नहीं दे पाते, ध्यान में रखिएगा। ये Pb टेस्ट नहीं दे पाएगा, ये Hg टेस्ट नहीं होगा, Ag नहीं होगा, Sn नहीं, ये सब सारे एलिमेंट्स होते हैं वो इसके टेस्ट नहीं दे पाते। अगर इनके क्लोराइड्स होंगे, इनके क्लोराइड्स होंगे, इनके क्लोराइड्स होंगे, इनके क्लोराइड्स होंगे, तो ये सबके क्लोराइड्स ये टेस्ट नहीं शो कर पाएंगे। इसलिए नहीं शो कर पाएंगे क्योंकि ये क्लोराइड आयन अच्छे से सॉल्यूशन में प्रेजेंट ही नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग कोवैलेंट नेचर के ज्यादातर होते हैं। तो इसलिए क्रोमाइल क्लोराइड इनके टेस्ट में काम नहीं कर पाता है। ये हो गया आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट टेस्ट था। फिर देखो एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट दिखा रहे। हाँ, नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन होता है रिएक्शन विद H2O2। H2O2 का इसमें रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 और आपने क्या किया कि पर ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करा दिया एसिडिक मीडियम के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो बन जाता है क्या? क्रोमियम पर ऑक्साइड। ये क्रोमियम पर ऑक्साइड है। फेमस क्यों है ये क्रोमियम पर ऑक्साइड इसलिए फेमस है क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लू बटरफ्लाई बोलते हैं। ब्लू बटरफ्लाई का मतलब क्या है? देखिए इसका आप स्ट्रक्चर जब बनाने जाओगे ना, तो ये क्रोमियम होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगा रहेगा, दो ऑक्सीजन यहाँ पर लगा रहेगा, दो यहाँ पर लगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, तो नहीं लग रहा है ये बटरफ्लाई की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। और ये इसका जो सॉल्यूशन होता है ना ब्लू कलर का हो जाता है। ये बनने के बाद जो आपके पास सॉल्यूशन में ब्लू कलर दिखाई पड़ रहा होता है, और इसका स्ट्रक्चर जो दिखता है बटरफ्लाई की तरह दिखता है, इसलिए इसको नाम पड़ा है ब्लू बटरफ्लाई कहते हैं, याद रखने के लिए, ताकि जल्दी याद हो जाए इसी चीज। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है H2O2 के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड है, क्योंकि वहां पर एक ब्लू बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बन रहा होता है। एक आपको बताएं कि इसका जो रिएक्शन है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर ब्राउन रेड वेपर गैसेस निकल रही होती है। ये बस आपका दो इंपॉर्टेंट केस जो रिएक्शन बताया अभी हम। एक चीज और याद रखना इसमें, पीएच वैल्यू। देखो जो क्रोमेट होता है और डाइक्रोमेट जो होता है, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो होता है पीएच के किस वैल्यू पर दोनों में इक्विलिब्रियम पे रहता है? तो ये भी देखिए बता रहे हैं। क्रोमेट का मतलब ये होता है CrO4 के ऊपर 2- ये क्रोमेट आयन आपके पास है। अगर डाइक्रोमेट होंगे तो Cr2O7 के ऊपर 2- होंगे, इस तरीके से होंगे।
अगर क्रोमेट आयन होंगे तो याद रखना इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है, और ये जो आपके पास होता है एक ऑरेंज कलर का होता है। और पीएच वैल्यू अगर 7 है तो 7 पे ये इक्विलिब्रियम पे होते हैं, सॉरी 7 नहीं, गलत बोलिए, 4 पे। पीएच की वैल्यू अगर आपके पास 4 है तो इक्विलिब्रियम पे होंगे, मतलब जितना ये इसमें कन्वर्ट होता है उतना ये भी इसमें कन्वर्ट होता है, ये इक्विलिब्रियम पे होते हैं। लेकिन अगर सपोज कि अगर आपकी पीएच वैल्यू अगर लेस देन 4 हो गई तो पहली बात की सॉल्यूशन हो जाएंगे एसिडिक की तरफ, सॉल्यूशन बन जाएगा आपका एसिडिक। अगर सॉल्यूशन एसिडिक कहोगे 4 पे भी तो एसिडिक पे ही था, मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा, एसिडिक नेचर आपके पास ज्यादा होगी, तो एसिडिक नेचर अगर ज्यादा होगी तो ये ऑरेंज में कन्वर्ट होने लगेगा फिर, मतलब पीएच वैल्यू अगर आपने चेंज कर दिया किसी तरीके से तो पीएच वैल्यू अगर 4 से अगर कम हो गया तो ये अपने आप ऑरेंज के अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब ये खुद कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, डाइक्रोमेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास पीएच वैल्यू जो आपके पास ग्रेटर देन अगर 4 आ गया तो सोल्यूशन आपके पास बन जाता है बेसिक, और बेसिक बनने की वजह से ये क्या होता है, आपके पास जो ऑरेंज कलर का जो आपके पास ये था क्रिस्टल, ये अब खुद येलो कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये आपके पास धीरे धीरे जो आपका सोल्यूशन का जो कलर है वो येलो कलर में कन्वर्ट होते चला जाएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे कि इक्विलिब्रियम पर पीएच की किस वैल्यू पर होता है, ये दोनों क्रोमेट और डाइक्रोमेट रहते हैं। पीएच वैल्यू अगर 4 से कम हो गई तो आपके सॉल्यूशन की कलर क्या मिलेंगे, तो एसडी कलर का वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो ये टॉपिक आपका क्या है, एक यहाँ से एक इंपॉर्टेंट निकलता है। तो फाइनल K2Cr2O7 यानी पोटेशियम जो आपके पास डाइक्रोमेट्स था वो सारा हम कंप्लीट कर दिए जो भी इंपॉर्टेंट था। देखो पोटेशियम पर मैग्नेट इसमें कुछ खास नहीं है, ये थोड़ा बहुत है इंपॉर्टेंट। जो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट होता है सबसे पहले याद रखना कि इसको बनाते हम लोग कैसे हैं, तो जिस तरीके से वहां बताया था कि आप लोग क्रोमाइट और वहां यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग पायरोलुसाइट यूज करते हैं, पायरोलुसाइट और याद रखना इसके लिए। पायरोसाइट ओर्स में होता क्या आपके पास है, तो इसका फॉर्मूला होता है MnO2 होता है, MnO2 पायरोसाइट ओर्स का। फिर देखो इसको बनाते कैसे हैं, तो देखिए इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपके पास इंपॉर्टेंट वो था, क्योंकि इसमें कोई खास कोई कलर कंपाउंड्स होते नहीं है। आप क्या करते हैं कि MnO2 को लेते हैं इसमें और फ्यूजन मिक्सचर के साथ उसको मिक्स करते हैं QH के साथ और 1/2O2 के साथ। इसको फ्यूज करने के बाद क्या बनता है आपके पास है, पहले पोटेशियम K2MnO4 बनता है। पोटेशियम मैग्नेट पहले बन रहा होता है जो कि खुद का ये ग्रीन कलर होता है, और फिर बाद में यहाँ से आपके पास MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर H2O के अंदर। तो फिर वापस इसको हम लोग क्या करते हैं, एसिडिफाइड कर देते हैं। एसिडिफाइड करने के बाद मैग्नेट आयन में कन्वर्ट करते हैं, और मैग्नेट आयन में कन्वर्ट करने के बाद इसको फाइनल हम लोग एसिड से रिएक्शन करा के फिर पर मैग्नेट में लेके आते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आप लोग देख लोगे बुक से भी रिएक्शन समझ में आ जाएगा, उतना कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। और पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर एक उसका इंपॉर्टेंट ये है कि इसका हीटिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको जब हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये बनता है K2MnO4 बनता है, और साथ में यहाँ पर MnO2 में भी कन्वर्ट होता है और प्लस O2 में कन्वर्ट भी होता है, ये ग्रीन सॉलिड होता है। ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। पोटेशियम पर मैग्नेट को हीट करने पर एक क्या होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस मिलता है, और ग्रीन कलर जो सब्सटेंस मिलता है उसका नाम है क्या है, पोटेशियम मैग्नेट आयन होता है, सॉरी पोटेशियम मैग्नेट्स। और इसके अंदर भी इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसकी भी होती है। देखो इसकी भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर में इसको यूज करते हैं हम लोग। इसका कौन सा ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंपॉर्टेंट है, किसमें किसको कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर हम लोग पढ़े हैं कि Cr2O7 कन्वर्ट होता है Cr+3 के अंदर। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो देखो अगर आपके पास मान लो कि मैग्नेट है, ठीक है, तो ये 3 मीडियम पर काम करता है। अगर मान लो कि मेरे पास एसिडिक मीडियम अगर है, दूसरा अगर आपके पास न्यूट्रल मीडियम है, अगर तीसरा अगर आपके पास बेसिक मीडियम है, अलग अलग जगह पर ये अलग अलग काम कर रहा होता है। अगर आपके पास एसिडिक मीडियम है तो ये Mn+2 के ऊपर काम करेगा। अगर न्यूट्रल मीडियम है तो MnO2 में खुद कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास बेसिक मीडियम है तो ये MnO4 के ऊपर 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो अलग अलग केसेस पे ये अलग अलग काम कर रहा होता है। आप एन फैक्टर निकाल सकते हैं, पूछ सकता है कि एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में कितना होगा पर मैग्नेट आयंस का, तो यहाँ पर निकाल देना +7 है, +7 से +2 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन फैक्टर 5 हो जाएगा यहाँ पे। सेम यहाँ पर भी आप निकाल के चेक कर सकते हैं, 4 और 7 में डिफरेंस 3 हो जाएगा, फिर आगे निकालोगे तो 1 आ जाएगा।
तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। ये भी Fe2+ को Fe3 के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, I- को I2 के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। बस इस तरह से आपके पास जो जो इंपॉर्टेंस थे। एक मिनट, एक हीट वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब पोटेशियम पर मैग्नेट को जब आप हीट करोगे कॉन्क H2SO4 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Mn2O7 में, और यही आपका इंपॉर्टेंट है। Mn2O7 को हम लोग एक्सप्लोजिव ऑयल भी बोलते हैं। इसको एक्सप्लोजिव ऑयल्स भी कहा जाता है। तो बस एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक्सप्लोजिव ऑयल्स का फॉर्मूला बताने के लिए, तो याद रखना Mn2O7 होता है। बस पोटेशियम पर मैग्नेट्स के अंदर इतना ही आपके पास है, पोटेशियम डाइक्रोमेट्स इतना ही है, और डी ब्लॉक के आपके सारे